बोलो कब शुरू करना है? हाँ, तो वर्ब पैटर्न आधारित टेंस चार्ट के बाद में अब हम पढ़ेंगे वाक्य आधारित टेंस तालिका। इससे पूर्व हमने पढ़ी थी वर्ब पैटर्न वाली तालिका, ठीक है ना, जिसमें आपको ये बताया गया था कि भाई कौन से टेंस में कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है और किस वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किस टेंस से संबंध रखता है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य आधारित, जिस प्रकार से उसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंस के चारों सेगमेंट यानी कि कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमने सूत्र पैटर्न बताया था, वर्ब पैटर्न बताया था। उसी प्रकार से हम उसी वर्ब पैटर्न पे आधारित प्रत्येक टेंस के, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट का हम शुरू कर रहे हैं, प्रत्येक टेंस के हम वाक्य बनाकर आपको बताएंगे यहाँ पर। तो देखिए, उस वर्ब पैटर्न को आप अपने बुकलेट्स में देखते चलिए। प्रेजेंट टेंस जहाँ हमने लिखा है, तो प्रेजेंट सिंपल में हम सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं तो आई सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है और दे सब्जेक्ट है। उक्त चारों ही जो सब्जेक्ट करता आए हैं, ये चारों के चारों प्रोनाउन हैं। क्या हैं? प्रोनाउन। और प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं भाई? सर्वनाम। तो प्रोनाउन चार्ट जो इसके बाद में हम आपको बताने वाले हैं, इन सभी प्रोनाउन के साथ वर्ब की फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। आई सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। इसी प्रकार से ही, जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लगा हुआ है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। और ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस इसलिए लगा है प्रेजेंट सिंपल के अंदर। इसका एक कारण है क्योंकि यहाँ पर जो ही सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, वह एक वचन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट है शी डजंट प्ले, वह नहीं खेलती है। ये नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है प्रेजेंट सिंपल का। शी जो करता है वह एक वचन है, उसके साथ एक वचन कर्ताओं में प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वह होती है डज। उसके साथ में हम लगाते हैं नॉट और फिर प्ले लग जाती है वर्ब। शी डजंट प्ले, वह नहीं खेलती है। इस प्रकार से दे डोंट प्ले, वे नहीं खेलते हैं। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और नॉट इसके साथ लगा हुआ है। आप कहेंगे यहाँ तो आपने डज लगाया था, यहाँ डू लगा दिया। भाई दे जो है, जो प्लूरल है, दे जो है वह प्लूरल है, यानी कि बहुवचन करता है। और बहुवचन कर्ताओं के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वह होती है डू। दे डोंट प्ले, वे नहीं खेलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंट का, वह होता है कंटिन्यूअस। कौन सा होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में एज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनका प्रयोग होता है। एम का प्रयोग आई कर्ता के साथ होता है, आर का जो होता है वो बहुवचन कर्ता दे के साथ होता है और इज का जो उपयोग होता है वह ही के साथ होता है। तो यहाँ पे अब आप उस आपने लिखे हुए बुकलेट में तलाशिए कि वहाँ पर आपने तलाशिए क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो यहाँ पे इज एम आर इन आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, इन कर्ताओं के अनुसार इज एम आर का प्रयोग आपको करना है। तो आई के साथ एम लगता है, दे के साथ बहुवचन है तो आर लगेगा और ही के साथ इज लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी उस पैटर्न में बता रखा है तो सभी के साथ क्या लग जाएगी? आई एन जी लग जाएगी। इसके बाद में तीसरा जो फॉर्मेट है जो यहाँ पे बताया गया है वह है परफेक्ट टेंस का। कौन से टेंस का है? परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें पहले आप इन सब्जेक्ट को देख लीजिए, एक वचन और बहुवचन करता। वहाँ आपको सूत्र के अनुसार बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट की दो सहक्रियाएँ होती हैं, हैज हैव। इन दोनों के साथ में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आई कर्ता के साथ हमेशा हैव लगता है और वहाँ पे आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म लग गई है।
बंद हो गए। वो तो चल रही रिकॉर्डिंग, उसको चलना तो काट देना फिर। हाँ वो तो मैं कर रहा हूँ सर। अभी बीच में दोबारा कहीं नहीं चली जाए, मैं तो ये सोच रहा हूँ। जाओ पर पता नहीं कैसे बैठ गो। ना तो यहीं बैठा रहे ना आराम से। हाँ हाँ नीचे रख, नीचे। लाइट गई हुई है यार, लाइट जैसे ही गई और एकदम से इसमें भी लाइट चली गई। चक्कर पड़ जाए। चलो लाइट तो दूर कर रहने का। अब सही है, लाइट ये जहाँ पे चमके। हाँ, तो जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस में आप देखेंगे कि आने वाले जो कर्ता हैं हमारे सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के अनुसार हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से प्रयोग किया जाना है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आई कर्ता जो होता है उसके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है, दे जो बहुवचन करता है उसके साथ भी हैव, और शी जो एक वचन करता है उसके साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उनमें से हैज का प्रयोग जो होता है वह सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ, और हैव का प्रयोग प्लूरल बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। और चूंकि जो पैटर्न आपको बताया गया था वर्ब पैटर्न, वहाँ पे जहाँ पे टेंस चार्ट बनवाया था उसमें बताया था कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट में किया जाएगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का चौथा भाग होता है जिसमें आई कर्ता के साथ, और ऐसा समझ लीजिए कि सभी कर्ताओं के साथ में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है वह सिंगुलर यानी कि एक वचन कर्ताओं का होता है। कैसे कर्ताओं का होता है? एक वचन कर्ताओं का होता है। वहीं दूसरा जो पार्ट होता है वह होता है बहुवचन कर्ताओं का। कौन से कर्ताओं का? बहुवचन कर्ताओं का। तो एक वचन कर्ताओं के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैज बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वहीं बहुवचन कर्ताओं के साथ हम हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाक्य आधारित जो हम टेबल पढ़ रहे हैं उसमें दूसरा हमारा टेंस है जो है पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है भाई? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में देखते हैं, ये पास्ट का सिंपल है जिसमें आई करता है, शी करता है और दे करता है। एक वचन और बहुवचन कर्ताओं के साथ पास्ट सिंपल टेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर वाक्य नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है तो डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट सिंपल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, और उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो ये देखिए आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, रेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई रेड, लेकिन इसको उच्चारण में रीड ही बोला जाता है। आई रीड, मैं पढ़ता था, है ना, या मैंने पढ़ा। इसी प्रकार से अगला वाक्य है जो नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए, जैसा कि हमने वर्ब पैटर्न में आपको बताया था टेंस तालिका में कि वहाँ पर हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ये डिड लगा हुआ है, नॉट इसके साथ में नेगेटिव के लिए है, और रीड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी प्रकार से दे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ में डिड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और इसके बाद में नॉट लगेगा, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये हुआ पास्ट सिंपल का यहाँ पे उदाहरण। अब आया है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने आपको पैटर्न में ये बताया होगा
कि भाई आपको वहाँ पर दो सहायक्रियाओं का प्रयोग करना है पास्ट कंटिन्यूस में। एक सहायक्रिया होती है वाज और दूसरी होती है वर। एकवचन कर्ताओं के साथ वा सहायक्रिया का प्रयोग करेंगे, वहीं बहुवचन कर्ता हो तो उसके साथ में वर्ग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देंगे, हम आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बताया था कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। ये सब मैं आपको जो टेंस तालिका जो लिखवाई है उसमें उसके अनुसार बता रहा हूँ। हेड हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में आई जो करता है उसके साथ में हेड हेल्पिंग वर्ब लगी है, दे जो करता है उसके साथ भी हेड हेल्पिंग वर्ब लगी है, और रीड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा दी गई है। इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट है। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के पैटर्न में हमने आपको बताया था कि आपको हेड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए उसके साथ में बीन लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। तो आई कर्ता के साथ में हेड बीन लगाएंगे आप जब इसके वाक्य बनेंगे, जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से यू जो करता है उसके साथ में हेड हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। ये था आपका पास्ट टेंस। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, वह है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के जब हम वाक्य बनाएंगे तो उनमें हमारे पास मुख्य रूप से दो सहायक्रियाएँ होती हैं फ्यूचर टेंस की। एक होती है शैल हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है विल हेल्पिंग वर्ब। शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम केवल दो कर्ताओं के साथ करते हैं, आई और वी। ठीक है, और विल जो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल हेल्पिंग वर्ब, उसका प्रयोग हम यू, ही, शी, इट और दे के साथ करेंगे। इन सब के साथ में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब का। तो ये बात है फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहला है फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल के जब वाक्य आप बोलेंगे, लिखेंगे, तो उसमें ये देखना है आपको कि भाई आई और वी कहीं पे आए तो उसके साथ में तो शैल लगेगा। देखो वी के साथ में शैल लगा है और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपको मैंने टेंस चार्ट में बताई है कि शैल विल के साथ में फ्यूचर टेंस में हमेशा फ्यूचर सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ये शैल के बाद में वी के साथ में क्या लगाया हमने, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार से दे और ही एक अलग ग्रुप के हैं, इनके साथ में विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो ही और दे दोनों के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो ये वाक्य थे आपके फ्यूचर सिंपल के। इसके बाद में आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी सेम प्रोसेस रहेगी। शैल विल तो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, लेकिन उनके साथ में बी आपको बताया था, शैल विल प्लस बी। क्या बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस में, शैल विल प्लस बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ही जो सब्जेक्ट है, दे जो सब्जेक्ट है, वी जो सब्जेक्ट है, इसमें से ये दोनों एक समूह के हैं जबकि वी एक अलग समूह का है। आई और वी के साथ आप जानते ही हैं कि शैल लगता है, उसके बाद में क्या लगा देंगे, नियमानुसार बी लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। इसी प्रकार से इन दोनों के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसका मतलब वर्ब की चौथी फॉर्म लगेगी। ठीक है, उसके बाद में आता है भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप टेंस चार्ट में देख सकते हैं कि शैल विल हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ पर, और इसके साथ में हैव लग जाता है फ्यूचर परफेक्ट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न आपको यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट के एग्जाम्पल हैं, इनमें आने वाली उसी प्रोसेस के अनुसार जैसा कि आपको पूर्व में बताया है कि आई और वी करता हूँ तो उनके साथ में शैल लगाना है, बाकी सभी के साथ विल लगाना है। तो ये देखो वी आया है तो इसके साथ में शैल लगा दो, हैव लगा दो और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से बाकी जो करता है उनके साथ में विल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैव लगा देंगे पैटर्न के अनुसार और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इसके बाद में आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें भी यही प्रोसेस होती है, बस उसमें सिर्फ इतना बदलाव होता है कि विल, शैल, हैव और इसके साथ में बीन लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो ही विल हैव बीन राइटिंग, दे विल हैव बीन राइटिंग और वी शैल हैव बीन राइटिंग। आई और वी के साथ चूंकि मैंने आपको बता रखा है कि शैल ही लगता है, क्या लगता है, शैल, विल यहाँ पे नहीं लगेगा आई और वी के साथ, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों हमने ये जाना है
कि जो टेंस चार्ट होता है, टेंस तालिका में जो वर्ब पैटर्न होता है कि कौन से टेंस के कौन से सेगमेंट में कौन से सब्जेक्ट के अनुसार एकवचन अथवा बहुवचन, कौन सा सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी क्रिया और सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में हमने उन्हीं क्रियाओं और सहायक क्रियाओं के आधार पर आपको हर एक टेंस, चाहे वह प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वह पास्ट टेंस हो, चाहे वह फ्यूचर टेंस हो, तीनों ही टेंस के अलग अलग सेगमेंट के वाक्य बनाकर आपको बताए हैं। और इसके बाद में हम चलेंगे अगले भाग पर। तो अगले भाग में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, अब जब चूंकि आपने पैटर्न ही पढ़ लिया है कि भाई टेंस का पैटर्न क्या होता है, टेंस तालिका क्या होती है, किस प्रकार से कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब लगाई जाती है, ये पढ़ ही लिया है। तो अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं उदाहरणों के बाद में जो है वाक्य का निर्माण, जब वाक्य कैसे बनेंगे, यानी वाक्य निर्माण अगर आप किसी टेंस के आधार पर बनाना चाहते हैं तो ऐसी क्या प्रोसेस या विधि है वाक्य निर्माण की जिसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो वाक्य निर्माण में सबसे पहला वाक्य होता है पॉजिटिव वाक्य। पॉजिटिव वाक्य में आपको पता ही है एक सामान्य क्रिया सूत्र होता है जिसमें कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म जिसका नाम होता है। एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये साधारण वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य होता है जो नकारात्मक वाक्य बनता है, इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद में सहायक क्रिया, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मुख्य क्रिया और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। इसमें थोड़ा इसका एक्सटेंशन विस्तार हो जाता है, और जो विस्तार होता है वह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इससे बढ़ के सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट तक चला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो होता है वह होता है प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन अथवा इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है, जब हम वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं तो कर्ता के बाद आने वाली सहायक क्रिया को हम कर्ता से पूर्व लगा देते हैं। तो सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य का सूत्र होता है। और चौथा वाक्य जो बनता है अमूमन हमारे लिखने पढ़ने और बोलने की शैली में, वह होता है प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो प्रश्नवाचक वाक्य में चूंकि आपको मालूम है कि सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, इसके बाद में हम कर्ता को लिखेंगे, और इसके बाद में कर्ता के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे, और इसके बाद में हम लिखेंगे क्रिया, मुख्य क्रिया और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य बनता है। अब जब चूंकि ये आपके सामने लिखा ही है तो आपको इस बात को समझ ही लेना है, क्या समझना है कि भाई जब भी हम टेंस के आधार पर टेंस बेस्ड जब सेंटेंस बनाते हैं, तो टेंस आधारित जब वाक्य बनाते हैं तो 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला वाक्य जो होता है वो असर्टिव या पॉजिटिव सकारात्मक होता है, दूसरा नकारात्मक होता है, तीसरा प्रश्नवाचक होता है और चौथा प्रश्नवाचक होता है। इन चारों ही वाक्यों के आपको पैटर्न बता दिए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई सिंस और फॉर का प्रयोग किस प्रकार से वाक्य में किया जाना चाहिए। सिंस और फॉर की जहाँ बात आती है, भाई सिंस और फॉर का प्रयोग आप वाक्य में कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं। चलिए, फॉर और सिंस का प्रयोग कैसे करें, कि किसी भी वाक्य में सिंस फॉर का प्रयोग कैसे करें। तो फॉर का जो प्रयोग होता है वह किस तरीके से किया जाएगा और सिंस का प्रयोग कैसे किया जाएगा। इन दोनों में एक मूलभूत अंतर है कि फॉर का प्रयोग तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि समय अवधि के लिए। फॉर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, समय अवधि के लिए। उसमें एक निश्चित समय अवधि होती है, जैसे 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे। और इसी प्रकार से जो सिंस का प्रयोग होता है वह पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है समय की तरफ इशारा अथवा संकेत होता है। तो हम ये समझे हैं कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम दोनों में एक अंतर है। जो फॉर होता है वह पीरियड ऑफ टाइम के लिए समय अवधि बता दी जाती है उसमें फिक्स, उसके लिए किया जाता है। जबकि सिंस का प्रयोग जब समय की तरफ इशारा किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 15 डेज, फॉर 10 डेज, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर सम टाइम। इन सभी के लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा,
फोर का प्रयोग करना होगा। लेकिन जहाँ पे लिखा हो 2 बजे से, 10 बजे से, 5 बजे से, 1998 से, 2020 से, 2022 से, तो वहाँ पर सन को बताने के लिए अथवा समय जो घड़ी में बजता है 2 बजे 5 बजे, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं पे वाक्य में मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून लिखना है, संडे, मंडे अथवा जनवरी, दिसंबर लिखना है, तो वहाँ पर भी आपको उनके साथ में सिंस का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट डे, इन सब के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का ही प्रयोग करेंगे। अब हम शुरू करने वाले हैं टेंस को, कि भी टेंस की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा टेंस जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वह जो टेंस है वह है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल एक ऐसा टेंस होता है जिसमें समय अनिश्चित होता है। जो इंडेफिनिट टेंस होता है, इसका दूसरा नाम वह इसीलिए रखा जाता है कि इस टेंस में हमारे पास जो समय होता है वह अनिश्चित होता है, उसकी निश्चितता नहीं होती है। दूसरी बात, प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो यूजेज हैं वो किस तरीके से किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि हमने हालांकि टेंस तालिका आपको पहले ही बता दी है, टेंस चार्ट पहले ही बता दिया है, टेंस चार्ट के अनुसार आपको वाक्य कैसे बनाने हैं वो भी आपको बता दिए हैं, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगेगी वो भी बता दिया है। लेकिन अब हम जब प्रत्येक टेंस को पढ़ने वाले हैं तो हर टेंस के अनुसार उसके वाक्यों में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग होगा, ये फिर आपको मैं हर टेंस के हेडर पर बताते हुए चलता हूँ। तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये दो स्थितियां होती हैं। ये जो स्थिति होती है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बहुवचन कर्ताओं के साथ होती है। कौन से कर्ताओं के साथ होती है? बहुवचन कर्ताओं के साथ। जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस जब लगता है तो वह एकवचन कर्ताओं के साथ वाली स्थिति होती है। ठीक है। इसके अलावा इस टेंस में आप डू, डज, दो सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर सकेंगे। कौन सी सहायक क्रियाओं का? डू और डज का। डू का प्रयोग जो होता है वह प्लूरल बहुवचन संज्ञाओं अथवा बहुवचन कर्ताओं के साथ किया जाता है। वहीं डज हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होता है वह सिंगुलर यानी कि एकवचन कर्ताओं के साथ में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये दो सहायक क्रियाएं होती हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। इन दोनों सहायक क्रियाओं के बारे में आपको बता दिया है और इन दोनों ही सहायक क्रियाओं के साथ में वाक्य बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। इतना हमने अब तक क्लियरली पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल या साधारण वर्तमान काल के प्रयोग। सबसे पहला है सार्वभौमिक सत्य, यानी कि एक ऐसा सच जो कभी मिट ना सके, जिसे मिटाया ना जा सके, शाश्वत यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए अथवा कोई तथ्य यानी सच्ची जानकारी को बताने के लिए, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो तो उसको बताने के लिए या फैक्ट्स को बताने के लिए आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। एग्जाम्पल देखते हैं। द सन यानी सूर्य, द वाटर, द अर्थ और द स्टार्स, ये जो सभी एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये यूनिक एग्जाम्पल हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि सूर्य पश्चिम में छिपता है, पूर्व में उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्यों में आपको किसका प्रयोग करना है? प्रेजेंट सिंपल का। तो यहाँ पे देखते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। अब यहाँ पे राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगाया है एस। इसका मतलब सूर्य एक वचन था, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा दिया। अब ये कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस बन गया है, आप देख रहे हैं। दूसरा है वाटर यानी पानी, बॉइल्स यानी उबलता है, यहाँ पर भी एस लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्यों वाटर एक वचन होता है। कैसा होता है? एक वचन, सिंगुलर। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इसी प्रकार से द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये मूव्स, मूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में लगाया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ में लगा दिया है एस। इसका मतलब पृथ्वी जो है, पृथ्वी भी एक वचन करता है। कैसा करता है? पृथ्वी एक वचन करता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। द स्टार्स शाइन एट नाइट, जो तारे हैं, ये देखो तारे, इसका मतलब ये बहुवचन है। क्या है? बहुवचन, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ में केवल शाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। द स्टार्स शाइन एट नाइट, कि जो तारे होते हैं वे रात के समय टिमटिमाते हैं या चमकते हैं।
तो इस प्रकार से पहला प्रयोग है, पहला नियम है प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट का कि जहाँ कहीं सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ को बताना हो, ऐसे वाक्य में हमारे को किसका प्रयोग करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। दूसरा है भाई, सामान्य वार्तालाप की स्थिति में अगर आप किसी से जनरल कन्वर्सेशन कर रहे हैं आम दैनिक जीवन में, तो उस स्थिति में भी आप सामान्य वार्तालाप को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे वी हियर विद ईयर्स, हियर यानी सुनना, हियर यानी क्या होता है? सुनना, कि हम जो होते हैं वो कानों से सुनते हैं। किससे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं, ठीक है ना। ये सामान्य बातचीत है। और वी यहाँ पे जो करता है वह प्लूरल है। कैसा है? बहुवचन करता है। और बहुवचन कर्ता के साथ में प्रेजेंट सिंपल में केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसी प्रकार से है द रोज यानी गुलाब का फूल, स्मेल्स यानी गंध देता है, स्वीट यानी मधुर। तो ये देखो रोज यहाँ पे सिंगुलर है, एक वचन है, और एक वचन है तो स्मेल गंध वर्ब है ये, इसके साथ में एस और लगा दिया है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल को बताता है। तो ये सामान्य सी बातचीत, अगर आपसे कहा जाए कि गुलाब के फूल में मीठी खुशबू आती है, सामान्य सी बातचीत है। आपसे कह रहे हैं हम कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, मुँह से खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जनरल बातचीत वाली हैं। इसी प्रकार से आदतन तथ्य को बताने के लिए आदतन तथ्य होता है हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल यानी कि जो आदत में कंटिन्यू जो चीज़ चलती है, हैबिचुअल फैक्ट। जैसे कहा जाए कि कुत्ता अजनबी पर भौंकता है, जाहिर सी बात है ये उसकी आदत है। इसी प्रकार से ये कहा जाए जैसे कोई लड़की है वह बहुत प्राय ऑफिस में लेट आती है, इसका मतलब उसकी आदत है कि वो लेट ही आएगी, ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं हैबिचुअल फैक्ट वाले। ही ऑफन, वह बहुत प्राय, कम यानी आता है, और लेट यानी देरी से, यानी कोई लड़का है वह बहुत प्राय देरी से आता है। इसमें एक चीज़ और भी है जो ऑफन है, ये यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्बियल है, एडवर्बियल ऑफ टाइम। क्या है? एडवर्बियल ऑफ टाइम, समय को बताने वाले क्रिया विशेषण वाले शब्द, है ना। तो जब समय को बताने वाले क्रिया विशेषण वाले शब्द जो जैसे ऑफन है, नेवर है, सेल्डम है, अगर ये किसी वाक्य में आते हैं, अगर इनमें से कोई एक वाक्य में आता है, तो उस वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ में ऐसी यस आवश्यकता अनुसार उस वाक्य के कर्ता के अनुसार लगाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है शी नेवर गोज, वह कभी नहीं जाती है, अर्ली यानी जल्दी से, वह कभी भी जल्दी से नहीं जाती है। ये नेवर देखो एडवर्बियल है, नेवर, ऑफन, सेल्डम, है ना, ऑफन, ये जितने भी होते हैं, एवरी डे, एवरी आफ्टरनून, एवरी मॉर्निंग, ये सब प्रेजेंट सिंपल के एडवर्बियल्स होते हैं। इसलिए जहाँ पर नेवर, ऑफन ऐसी चीज़ें लगी हों, वह आने वाले खालिस्तान में जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप क्रिया का सही रूप भरेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में एस या एस लगा देना है। नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्ट्रिकल फैक्ट्स। जैसे राणा सांगा ने बाबर को हरा दिया था, एग्जाम्पल दिया जा रहा है एक। निर्धारित कार्यक्रम का उल्लेख किया जाए, प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे। पूर्व निर्धारित घटनाओं को बताने के लिए अगर इनमें से कोई चीज़ आपको दिखाई दे किसी एग्जाम्पल में, आपको ऐसा लगे कि इसमें हिस्ट्रिकल इवेंट है, हिस्ट्रिकल फैक्ट है, अथवा कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, अथवा निकट भविष्य का कोई कार्यक्रम है, तो उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। जैसे इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान को हराया। ये समाचार पत्रों की सुर्खियां बन जाती हैं ऐसी, इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान, पाकिस्तान को भारत ने हराया, भारत ने पाकिस्तान को हराया। इसी प्रकार से अकबर कॉल्स बीरबल, अकबर ने बीरबल को बुलाया, कॉल से, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे है सिंगुलर के लिए। अकबर एक वचन है तो कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा दिया। बीरबल को बुलाया अकबर ने, एंड आस्क्स, और उससे पूछा, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है द ट्रेन लीव्स, रेल जाती है ना। लीव, ट्रेन एक वचन है इसलिए इसके साथ भी ऐसे लग गया है। द ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM, रेल रात को 6:30 बजे या शाम के 6:30 बजे जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास बिगिन नेक्स्ट मंथ, ये क्लासेस आएगा यहाँ पे, क्लासेस बिगिन नेक्स्ट मंथ, की कक्षाएं अगले सोमवार से शुरू हो जाएंगी। इसके बाद में अगला उदाहरण है वी लीव फॉर शिमला, हम शिमला के लिए जा रहे हैं। इस तरीके से आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब्स का इनमें प्रयोग करना है।
गजेंद्र, इसके बाद में हम आगे चलते हैं भाई। ये हमारा एक रूल है कि समाचार पत्रों की सुर्खियां, अगर समाचार पत्र हैं तो उनकी सुर्खियों को बताने के लिए हम जिस टेंस का प्रयोग करते हैं वह टेंस कौन सा होता है? वह होता है सिंपल प्रेजेंट। तो समाचार पत्रों की सुर्खियां, हेडलाइंस और आंखों देखा विवरण सुनाने के लिए, लाइव एक्शन बताने के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे समाचार पत्र की सुर्खियां, जैसे द 2 मर्डरर्स, 2 हत्यारे एस्केप यानी भाग गए। मर्डरर्स बहुवचन है इसलिए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, और बहुवचनकर्ताओं के साथ जब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है तो वह प्रेजेंट सिंपल होता है। द मर्डरर्स एस्केप, हत्यारे भाग गए। द बस कोलाइड्स, बस एक वचन है तो इसलिए कोलाइड टकराना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में लगा दिया है एस। द बस कोलाइड से ट्रेन, बस ट्रेन से टकराई। इसी प्रकार से नेक्स्ट है गिल, शुभमन गिल, प्लेज यानी खेलता है। ए टेरिफिक शॉट, एक शानदार शॉट। तो यहाँ पर शुभमन गिल एक वचन करता है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग उसके साथ में किया जाना है, और उसके साथ में लगा देंगे हम एस या ई एस लगा देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है शर्त वाले वाक्यों में जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनके अंदर भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस कैसे हो गया? यदि तुम कुत्ते की पूंछ को पकड़ोगे तो यह तुम्हें काट खाएगा, कंडीशनल। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, है ना। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम प्रथम स्थान पाओगे। तो ये कंडीशनल शर्त वाले वाक्य होते हैं, उनमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आता है। इफ़ जो होता है ये ऐसा एडवर्बियल होता है जो शर्त को बताता है, जो कंडीशन को बताता है। तो यहाँ पे है इफ़ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आता है, आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी सहायता करूँगा या करूँगी, है ना। तो ये यहाँ पे फ्यूचर टेंस हो गया, और ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया है। इसी प्रकार से इफ़ यू पुल द टेल, यदि तुम, इफ़ यू पुल द टेल, यदि तुम पूंछ को खींचते हो। इफ़ देखिए यहाँ पे कंडीशनल है, और पुल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है। इफ़ यू पुल द टेल द डॉग विल बाइट यू, यदि तुम पूंछ को खींचते हो तो कुत्ता तुम्हें काट खाएगा, ये इसका भावार्थ हो जाएगा। कुछ ऐसी कोटेशंस होती हैं जिनमें भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना होता है या आप कर सकते हैं। तो कोटेशंस क्या क्या हैं? जैसे देखिए, नीदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, कि ना तो किसी को उधार देना है और ना ही उधार लेना है। ऐसी स्थिति में भी आप कोटेशंस में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। बर्ड्स यहाँ पे बहुवचन है, प्लूरल है, और बहुवचन करता है बर्ड्स, तो इनके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। आप देख सकते हैं फ्लाई केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एंड फिश, और जो मछली होती है फिश, स्विम यानी तैरती है। फिश देखो, फिश यहाँ पे फिश एक वचन है, इसको मिसप्रिंट किया गया है। एंड फिशेस स्विम, और जो मछलियाँ होती हैं वो तैरती हैं। तो इस प्रकार से जब बहुवचन करता होता है तो उसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब एक वचन करता होता है तो उसके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट रूल है भाई, टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आइडेंटिफाई द एडवर्बियल्स ऑफ टाइम। आप जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में करेंगे तो कुछ ऐसी क्रिया विशेषण वाले शब्द होते हैं, एडवर्बियल्स, जो समय को बताते हैं। समय को बताने वाले क्रिया विशेषण, समय को बताने वाले, समय बताने वाले क्रिया विशेषण वाले क्रिया विशेषण जिनसे समय का मालूम हो, यानी कि टाइम एडवर्बियल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जिनके आधार पर आप उसमें टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ये सभी के लिए लागू है, जो आगे आगे हम टेंस पढ़ते जाएंगे तब ये काम आएंगे। ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफर यानी बहुत प्राय, समटाइम्स यानी कभी कभार, यूजुअल यानी सामान्यतया, जनरली यानी सामान्यतया, सेल्डम यानी कभी कभार, रेल यानी बहुत दुर्लभ है, कि बहुत
कम बार, नेवर कभी नहीं, डेली प्रतिदिन, एवरीडे प्रतिदिन, नाइट रात्रि, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार। तो ये जो तमाम है इनके अंदर इसका प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप भरेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से ध्यान में रखनी है कि करेक्ट फॉर्म द वर्ब जब भरी जाती है तो उसके लिए पहचान के कुछ सूत्र होते हैं, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहचान प्रक्रिया, जिसमें उस पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जिन शब्दों को आपको करेक्ट फॉर्म द वर्ब भरते समय ढूंढना पड़ता है वे सब होते हैं। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, डेली, एवरीडे, नाइट, वंस, ट्वाइस, ये सब इनको देखते हुए आपको वहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के खालिस्तान को भरना होता है। तो ये तो बात हुई प्रेजेंट सिंपल टेंस और उसके यूजेज की। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसके यूजेज।